अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद गुल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जलालपुर जटा से। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है प्रोग्राम की सेकंड एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारी फ़र्स्ट वीडियो थी जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और आप लोगों से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये रिक्वेस्ट की थी वीडियो के आखिर में कि हमें आप टॉपिक सेलेक्ट करें और बताएं कि आजकल जो चीज़ें कॉमन है, मिसाल के तौर पे एलर्जीज़ का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, मिसाल के तौर पे हैज़े की वबा फैली हुई है पंजाब के अंदर। तो मेरे एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया और उन्होंने ये डिमांड की कि कॉलरा के ऊपर हम बात करें, ख़ास तौर पे जो एक्यूट वाटरी डायरिया या जो आजकल हैज़े की वबा फैली हुई है जिसको उर्दू में हैज़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम जो है वो कॉलरा है। हैज़े की जो वबा आजकल पंजाब के अंदर फैली हुई है, उसके हवाले से मेरे एक दोस्त ने, मेरे भाई ने कमेंट किया कि आप इसके बारे में ज़रूर बात करें। तो आज उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज का जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है वो, चूँकि इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर ये वबा की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सेक्रेटेरिएट जो इदारा जो मुकम्मल तौर पर सूबे की तमाम सेहत को और जितनी फैसिलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ जो बनेंगी हैं वजूद में, मार्ज वजूद में आई हुई हैं, उन सारों को जो मॉनिटर करता है, जो हमारा ख़ास तौर पे एक हुक्म जारी होता है जब किसी चीज़ को एक वबा डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उसके बारे में कुछ मेयर्स, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन और इस तरह की शक्ल आजकल इख्तियार कर गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कल से एक सर्कुलर जारी कर दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को। और कॉलरा जो कि हैज़े की वबा है, इसके लिए सेपरेट काउंटर्स बना दिए गए हैं तमाम RHCs के अंदर, BHUs के अंदर, तमाम जितने सिविल हॉस्पिटल्स हैं। और उसके अंदर एक सेपरेट उनको कहा गया है कि एरिया भी डेजिग्नेट करें, क्योंकि ये पेशेंट्स को अलहदा भी रखना ज़रूरी होता है। और हैज़े के लिए ख़ास तौर पे कुछ बेड्स जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाएँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर हैज़े की बीमारी मज़ीद और ज़्यादा वबा की शक्ल और ज़्यादा फैलती है और वबा की शक्ल इख्तियार करती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेयर्स ली जाएँ। तो ये चीज़ इस चीज़ को साबित करती है कि ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी देख रहा हूँ, मेरे पास भी डेली बेसिस पे हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं इस वक्त, रोज़ाना की बेसिस पे 6-7 मरीज़ मैं डेली चेक कर रहा हूँ जो एक्यूट वाटरी डायरिया के साथ आते हैं हमारे पास और बहुत बुरी हालत में आते हैं। और फिर उनको रिससिटेट करना पड़ता है, टीके, ड्रिपें वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगानी पड़ती हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो बेहतर हो जाते हैं। आप लोगों को बताना और इसके बारे में अवेयरनेस और ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो ना सिर्फ आप इस बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि इस बीमारी को फ़ाइट भी कर सकते हैं और इसकी तशख़ीस कर सकते हैं बर वक्त कि आपको ये बीमारी लाहक है। और कुछ एहतियाती तदाबीर आपको मैं बताऊंगा बर वक्त, अगर आप डिहाइड्रेशन से बच जाएँ और टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट कर लें, किस वक्त आपने डॉक्टर के पास जाना है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर कोशिश करूँगा इसको जितना ज़्यादा मुख्तसर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि जो डायरिया है वो क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। डायरिया बेसिकली तो हैज़े की एक किस्म है। डायरिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है। डायरिया बेसिकली हम कहते हैं कि जी जो पतले पखाने जो हैं या पखाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, इस चीज़ को हम डायरिया कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि पखाने का बार बार आना। आलमी इदारा सेहत की डेफिनेशन के मुताबिक 3 या 3 से ज़्यादा की एपिसोड्स अगर आपको हो रही हैं पखाना, मिसाल के तौर पे दिन में आपको 3 दफ़ा आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपको डायरिया है। तो डायरिया की जो बीमारी है वो आपको लाहक है। 3 से ज़्यादा अगर पखाना आ रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद फिर डायरिया की क्लासिफिकेशन आ जाती है। डायरिया को अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि एक तो कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट वो चीज़ होती है जो किसी बीमारी के होने का सबब बन रही होती है, उसको हम इंग्लिश में कॉजेटिव एजेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे वायरसेस हैं बहुत सारे जो डायरिया कॉज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे कीड़े हैं, प्रोटोजोआज़ हैं जो डायरिया को कॉज कर सकते हैं, डायरिया का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अमीबा है, मिसाल के तौर पे गर्डिया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा एलर्जी जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है डायरिया की, बहुत ज़्यादा क्रोनिक डायरिया ख़ास तौर पे, जो कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत अरसे से डायरिया चल रहा होता है, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनके अंदर 6-6 महीने से पतले पखाने उनको आ रहे होते हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो एलर्जी भी होता है।
या फिर इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन है छोटी आंत या बड़ी आंत की कोई सोजिश जो है वो भी डायरिया का एक सबब बन सकती है। तो हम आगे चल के इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमने बात ख़ास तौर पे हैज़े के यानी कॉलरा के हवाले से करनी है, तो हम फोकस अपने उसी टॉपिक पे करेंगे। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला आगे किसी और वीडियो में आपको बाकी जो चीज़ें डायरिया कॉज करती हैं और मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि नॉर्मल बाउल हैबिट्स क्या होती हैं। नॉर्मल बाउल हैबिट्स वो चीज़ें हैं, यानी पखाने की जो नॉर्मल रूटीन है वो क्या है। अगर किसी बीमारी के बारे में आपने जानना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नॉर्मल रूटीन क्या है। अगर नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई अब नॉर्मल चीज़ हो रही है, और कोई अब नॉर्मल चीज़ हो रही है तो तब आप सोचना शुरू करेंगे कि मुझे कोई बीमारी हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो नॉर्मल बाउल हैबिट्स जो हैं वो तो ये हैं कि नॉर्मली आप पखाना जो है एक दफ़ा सुबह के वक्त जब आप कर लेते हैं, हाजत होगी सुबह मिसाल के तौर पे जब आप उठते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं, उस वक्त आप मुंह हाथ धोते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उस वक्त सुबह के वक्त जो एक पखाने की आपको हाजत होती है, ये तो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, ठीक है। और उस वक्त पखाने की जब आपको हाजत हो जाती है, एक तो स्टूल की फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर्मेशन से मुराद ये है कि उसकी शेप और उसकी जो क्वांटिटी है स्टूल की, यानी स्टूल पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, सख्त हो तो उसको हम कब्ज़ कह देते हैं, ठीक है। एक तो कंसिस्टेंसी दरमियानी सी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि स्टूल का बल्क एक होना चाहिए ख़ास किस्म का, और स्टूल जो है वो बेसिकली जिस वक्त आप पखाना कर लें उसके बाद आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं अपनी पखाने की हाजत जो सुबह वक्त के वक्त अपनी की है वो मुकम्मल हो चुकी है और मज़ीद मुझे पखाना नहीं आ रहा या मज़ीद पखाने की फ़ीलिंग नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद अगर सारे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल रूटीन जो भी आपकी है उसके अंदर एक बार आपको और पखाना आ जाता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आलमी इदारा सेहत की डेफिनेशन के मुताबिक 3 या 3 से ज़्यादा की जो एपिसोड है, चौथा पखाना जिस वक्त आपको आ जाएगा तो आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि जी मुझे डायरिया है, खुदा न खास्ता मेरा पेट ख़राब हो गया, ठीक है। अब जो पेट ख़राब हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दी। कॉलरा ख़ास तौर पे एक वबा है जो इस वक्त भी पंजाब के अंदर फैली हुई है और वबा की शक्ल दिन ब दिन ये इख्तियार करती जा रही है। ये एक बहुत ही मोज़ी बीमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि अब आजकल आज के ज़माने के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्रीवियसली अगर हम देखें कि पिछले गुज़रे हुए ज़मानों के अंदर 18वीं सदी के अंदर ये एक पेंडेमिक की, जिस तरह पिछले दिनों हमने अभी कोरोना की एक आलमी वबा जिसको पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है, वो शक्ल इख्तियार कर ली। 1817 के अंदर कॉलरा की एक वबा जो है वो आलमी वबा बन गई थी और उसके अंदर बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली गई कॉलरा की वजह से। उसका रीज़न ये था कि 18वीं सदी के अंदर हमारे पास मॉडर्न एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं थी जो कि आज मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो एक पॉजिटिव बात यह कि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी आपको लाहक हो जाती है तो अब आजकल हमारे पास इस तरह की एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो आपको दे के इस बीमारी से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन के अंदर अंदर उस ट्रीटमेंट से मुकम्मल तौर पर मरीज़ ठीक हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली ये हैं कि जिस वक्त आपको डायरिया होता है आप उसी वक्त से सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर होता है डिहाइड्रेशन का, ठीक है। पानी और नमकियात की शदीद कमी हो जाती है जिस वक्त एक्यूट वाटरी डायरिया के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। ख़ास तौर पे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत उनको तब पड़ती है जब उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बहुत सारे मरीज़ बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, उनको रिससिटेट करने की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाता है, पानी और नमकियात की शदीद कमी हो जाती है, वीकनेस, कमज़ोरी, प्यास लगना, ये सारी अलामात हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है एहतियाती तदाबीर के अंदर, इसके अंदर ये है कि जैसे ही आपको पतले पखाने आने शुरू होते हैं आप अपनी वाटर इनटेक बढ़ा दें, पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दें और निमकोल वाला पानी पीना स्टार्ट कर दें उसी वक्त, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता हैज़ी की इस बीमारी के साथ साथ आपको वॉमिटिंग भी हो रही है तो फिर नेचुरली आप ORS या कोई भी फ्लूइड जो इनटेक करेंगे वो भी निकल जाएगा उल्टी की सूरत में। तो ऐसी सूरत में आप फ़ौरी तौर पे अस्पताल आएँ, अपने जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे आप रुजू करें और उनको आगे बताएंगे जी मुझे डायरिया हो रहा है। वो आपका मुआयना करेंगे, मुआयने के दौरान जब आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ वाइटल साइंस जो हैं वो जब चेक करेंगे उससे अंदाज़ा हो जाता है डॉक्टर साहब को कि आपको और उसकी वजह से आप हाइपोवोलीमिया में जा रहे हैं। हाइपोवोलीमिया एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पानी जब ख़त्म होता है तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम जैसे कम होता है तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये खुदा न खास्ता हाइपोटेंशन एक ख़तरनाक स्टेट है और हाइपोटेंशन
की वजह से इंसान बेहोश हो सकता है, खुदा न खास्ता उसके गुर्दे फेल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए और टाइम पे उसको रिससिटेट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता इस ऐसी डायरिया की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है वो मौत है। तो खुदा न खास्ता डायरिया इतनी ज़्यादा एक सीरियस डिज़ीज़ है कि इसके साथ इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। तो मुख्तलिफ रेंज ऑफ डिजीज़ जिस तरह हमारे पास मरीज़ जो प्रेजेंट करते हैं आमतौर पे, ख़ास अब घर के अंदर थोड़ा बहुत अगर किसी का पेट ख़राब हुआ, उसने कोई ना कोई इलाज कर लिया, होम रेमेडीज़ मौजूद हैं। लोग कहते हैं जी कावा पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन खुदा न खास्ता जिस वक्त आपको प्यास ज़्यादा लगनी शुरू होती है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, चक्कर आने शुरू हो खुदा न खास्ता, या आपको ये महसूस हो कि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ये साइंस हैं, पसीना आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, हाथों पैरों के अंदर क्रैम्प्स आने, टांगों के अंदर आपको अगर महसूस ये हो रहा है कि मेरी टांगों के अंदर कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी अलामात हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो आप घर पे मत रहें, हॉस्पिटल में आएँ, उसी वक्त अपने डॉक्टर को आप चेकअप कराएं। अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत है तो उस वक्त आपको ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, आपका फ्लूइड जो बॉडी के अंदर से लॉस हुआ है, पानी और नमकियात, उसको रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस करने के बाद आपको कुछ मेडिसिन दे दी जाएगी और इंशाल्लाह ताला 2 4 5 दिन के अंदर अंदर आप ठीक हो जाएंगे। कॉलरा की जो वबा है, ख़ास तौर पे ये इसके लिए बताना, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा मैं कर देता हूँ, वो ये है कि ये जो वबा है, ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जो इसका सबब बनता है, वो बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरा जिसको कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी होती क्यों है, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि गंदे पानी के इस्तेमाल से, ख़ास तौर पे अब हमारे बहुत सारे जो गर्मी के अंदर, गर्मी का मौसम है, उसके अंदर हम बाहर से पानी वगैरह पी लेते हैं, सोडा पी लेते हैं, कोई मिल्क शेक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बाहर से हम पानी पी लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, ठीक है। तो और ख़ास तौर पे ये जो हम बर्फ़ का जो इस्तेमाल है, ये जो बनती है बर्फ़ कमर्शियली जो अवेलेबल होती है, घर पे जो बर्फ़ हम जमाते हैं वो तो हमें पता होता है कि हम फ़िल्टर वाले पानी से या किसी पानी से हम जमा रहे हैं, ठीक है। तो जो बाहर जो कमर्शियली बर्फ़ अवेलेबल होती है, बर्फ़ खानों से जो आती है, उसके अंदर पता नहीं कंटामिनेशन अगर हुई हो उस चीज़ की, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, ख़ास तौर पे जो जिस वक्त आपकी पानी की जो पाइपलाइन है, जो पीने वाला पानी है, उसकी पाइपलाइंस अगर सीवरेज के पानी के साथ मिक्स हो जाएं तो इसको हम कहते हैं कंटामिनेशन, ठीक है। तो कंटामिनेशन अगर उस पानी के अंदर किसी भी सबब से वो विब्रियो कॉलरा जो एक बैक्टीरिया है, अगर इससे वो कंटामिनेट हो चुका हुआ तो आपको ये वबा की शक्ल इसीलिए इख्तियार कर जाती है। गंदा पानी ख़ास तौर पे जो इसका इस्तेमाल है, वो जिस वक्त जैसे ही वो इंसान पिएगा उस वक्त वो जाके वो बैक्टीरिया छोटी आंत के अंदर जाके बैठ जाता है और वहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन करता है। कॉलोनाइजेशन करने के बाद कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। उन टॉक्सिन्स की रिलीज़ की वजह से इंसान का पेट ख़राब हो जाता है, पतले पखाने इंसान को आने शुरू हो जाते हैं और लूज़ मोशंस से स्टार्ट होता है ये मामला। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, ख़तरनाक हद तक भी ये जा सकता है। सबसे पहले जिस वक्त आपको एक तो घर पे नरम सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठीक है, और बाहर का खाना अवॉइड करें बिल्कुल इस मौसम के अंदर। ख़ास तौर पे पानी जो है वो फ़िल्टर वाला पिएँ और फ़िल्टर वाला पानी भी कोशिश करें कि उबाल के पिएँ, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया का स्ट्रेन रह भी गया है तो वो बॉयल करने से ज़ाइल हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, असरदार ना रहे, ठीक है। इसके अलावा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कुछ वॉक वगैरह करें, वर्जिश करें, पानी की इंटेक ज़्यादा रखें, पानी के अंदर निमकोल मिला के पिएँ। गर्मी का मौसम है, वैसे भी आजकल निमकोल अच्छा पीना चाहिए, पसीना चूँकि बहुत ज़्यादा आता है लोगों को, तो पानी नमकियात की वैसे ही कमी होती है। उसके साथ जब आपको ये डायरिया या हैज़ा या कॉलरा की जो बीमारी है ये लाहक होती है तो इंसान एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स, यानी दूसरे अगर किसी मौसम में, किसी ऐसे मौसम में जिसमें गर्मी ज़रा कम है, गर्मी की शिद्दत कम है, और उसकी निस्बत डिहाइड्रेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप पानी की अपनी इंटेक ज़्यादा रखें। उसके अलावा खुराक हेल्दी, सादा, नरम ग़िज़ा, घर का खाना इस्तेमाल करें, बाहर के खाने अवॉइड करें। उसके अलावा पानी जो है वो उबला हुआ इस्तेमाल करें या फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सारी अगर आप एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से महफूज रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के नॉलेज का बाइस बनेगा। तो आपके फ़ीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।